यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कासिम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमेशा याद दिला देते हैं। मैं वो उन स्टूडेंट्स में से हो गया जो कि लेट आया करते हैं अपनी क्लासेस में, तो मैं उन स्टूडेंट्स ही जैसा हूँ कि मैं हमारे स्टूडेंट्स पहले आते हैं। बहुत खुशी की बात है और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच। तो जस्ट अ सेकेंड। मेरी अगर आवाज आ रही हो तो मैं आगे स्टार्ट कर लूंगी क्लास को। ठीक है भाई, आवाज आ रही है? हाँ सर, जी सर, आ रही है। जी जी जी। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों से? जी सर। एनीवेज वो हम लोगों ने, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ाया था, तो लेट अस नाउ अज्यूम कि हमारे पास ये प्रेशर एंथैल्पी चार्ट था और हमने एक लाइन ये देखी थी प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में और एक लाइन हमने एक लाइन हमने ये वाली देखी थी प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में। और उसके बाद हमने अपने इक्विपमेंट को, अपने चारों इक्विपमेंट को समझने की कोशिश की थी कि चार इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। तो पहला इक्विपमेंट यहाँ था, इसका नाम जो है एवेपोरेटर था। कंडेंसर। क्या था? कंडेंसर था सर। नहीं, सबसे पहला इक्विपमेंट एवेपोरेटर है, जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। इवापोरेटर सर। कंडेंसर इसलिए नहीं है, मैं भी आपको बता दूं क्यों नहीं है, कि पहले आप चीजें खरीदेंगे, पहले आप चीजें लेंगे और लेने के बाद जब आपका बोझ बढ़ जाएगा तब आप उस बोझ को फेंकेंगे। फेंकने का काम आप पहले नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक कमरा है, ठीक है, और इस कमरे के अंदर में लोग बैठे हैं, उनको गर्मी बहुत लग रही है, ठीक है, इस कमरे में, मतलब मैं इस कमरे में बैठा हूँ, यहाँ पे ये मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो मैंने एसी खरीदा और मैंने कहा भैया एसी तुम ये काम करो कि तुम मेरे कमरे की गर्मी को ले लो। ठीक है, हमने क्या कहा एसी को कि भैया तुम मेरे कमरे की गर्मी को ले लो और उसके बाद तुम जानो कि उस गर्मी को तुम कहाँ फेंकोगे। तो एसी ने हमारे इस कमरे की गर्मी को लिया और ये जो गर्मी एसी ले रहा है, इस गर्मी को जो एसी ले रहा है उसका हमने इवेपोरेटर नाम दिया। इवेपोरेटर सबसे पहले लेने का काम करेगा, एसी जो है वो गर्मी लेने का काम करेगा। जब गर्मी ले चुका तो अब ये गर्मी फेंकने का भी काम करना है, लिया है तो उसको उठाना पड़ेगा ना जी सर। फेंकने जाने की कोशिश करेगा। तब ये कि इस कॉइल से, इस कॉइल में गर्मी ले ली गई और अब जो है वो कंप्रेसर पे पास जाएगा कि भैया अगेन बहुत उधर चल जाओ। सुन नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। नहीं सर, सर आप पढ़ाइए सर, वो था सर। बीच में बोलते यार, मुझे लगता है मैं किसी पर कोई गलत बोल रहा हूँ तो मैं फिर सीधे कर लूंगा।
आपको, नहीं सर, आप लोग बोल सकते हैं अगर मुझसे कोई गलती हो तो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि फिर कंप्रेसर इस जो आई थी, जो ली गई थी, किसने ली थी? एवापोरेटर अमोनिया था, क्या था? अमोनिया था। एवापोरेटर में कॉइल में क्या अमोनिया लिक्विड था। यहाँ पे तो अमोनिया लिक्विड और वेपर दोनों होगा ना। ये आया और इसने गर्मी को लिया, और गर्मी लेने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विड कन्वर्ट रहा है एवापोरेटर में, है ना। यही कहानी है ना भाई सारी। तो एवापोरेटर में हमने ली और कंप्रेसर बोला अब हमें गर्मी फेंकनी है, तो पहले भैया प्रेशर को बढ़ाओ। तो पहले ये कौन सा प्रेशर पे था? एवापोरेटर प्रेशर पे थे। इसका प्रेशर कितना है प्रेशर एंथैल्पी चार्ट पे? ये एवापोरेटर प्रेशर में गर्मी ली गई, मगर गर्मी फेंकने का काम तो होगा वो एवापोरेटर प्रेशर पे नहीं हो सकता है ना। तो गर्मी फेंकने के लिए हमने फिर एक नया हीट एक्सचेंजर लिया। इस हीट एक्सचेंजर के अंदर भी कहानी यहां से शुरू हुई, मतलब ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो कहानी यहां से हुई और ये गर्मी फेंकने की विधि शुरू हुई। ये गर्मी फेंका जा रहा है बाहर, है ना, और गर्मी फेंकते फेंकते रेफ्रिजरेंट 2 से लेकर के 3 में तब्दील हुआ। ये अमोनिया बदल रहा है 2 कंडीशन से लेकर के 3 कंडीशन। इसका मतलब हमारे पास अमोनिया बाहर आया, और बाहर आने के बाद इसने गर्मी दी। देखिए ये गर्मी यहाँ दिख रही है, यहाँ भी गर्मी दिख रही है निकलती हुई, है ना। तो ये जो गर्मी निकलती है उसको हम बोलते हैं कि निकलने वाली गर्मी का नाम है क्यू कंडेंसर, और है ना। और अब्सॉर्ब होने वाली जो गर्मी ली गई, जो मुझे गर्मी लग रही थी, उसको लेने वाला कौन था? एवापोरेटर। तो ये है ना, तो क्यू एवापोरेटर जो है वो कमरे से गर्मी ली हुई है, और क्यू सी जो है वो गर्मी बाहर फेंकनी है एटमॉस्फेयर में, जो हमने फेंकी है। इसका मतलब ये क्यू सी बाहर, जो बाहर जा रहा है उसका नाम क्या है? क्यू सी। और कौन फेंक रहा है? फेंकने में कौन मदद कर रहा है? कंडेंसर। और बीच में एक्सपेंशन वाल्व बेचारा जो है वो फिर से प्रोसेस को आगे बढ़े, एक्सपेंशन करके फिर ये 4 नंबर पॉइंट पे पहुंचा देता है, ताकि ये गोल 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 साइकिल चलता रहे और एसी रुके नहीं और गर्मी खींच के बाहर फेंकने का काम चलता रहे। तो गर्मी खींच के बाहर फेंकने के काम में जो हमारा खर्चा आ रहा है, वो खर्चा आ रहा है इस कंप्रेसर बेचारे जो बैठे हैं हुजूर, यही हमारी बिजली खर्च करते रहते हैं। तो ये हमारे पास ये जो वर्क आया, जो कंप्रेसर वर्क कर रहा है, यही हमारा खर्चा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो पुरानी बातें हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है नहीं है? ठीक है भाई। अब जो खर्चा आ रहा है उसको, और जो खर्चा आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है, और जो ठंडक हमें मिल रही है उसको कैलकुलेट करना है। तो जो ठंडक मिल रही है उसका कैलकुलेशन क्या है? ठंडक जो मिल रही है वो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय एवापोरेटर होगा। ये जो है हमें ठंडक मिल रही है ना। तो QE बराबर क्या होगा? QE बराबर होगा मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब ये देखिए इसमें अमोनिया लिया है, हो सकता है मैं बदल दूं, अमोनिया की जगह कुछ और कर दूं, इसलिए मैं R लिख रहा हूं। R मतलब होता है रेफ्रिजरेंट। जो भी रेफ्रिजरेंट लिया, हमने अमोनिया लिया तो अमोनिया आ जाएगा, इनटू H1 माइनस H4। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है। और H1 माइनस H4 हमें एंथैल्पी चार्ट से मिलता है, कौन से प्रेशर पे इवेपोरेट कर रहे हैं उसके मिलता है, कौन सा तापमान हमें चाहिए। मान लीजिए कि हमें -10 डिग्री चाहिए, -10 डिग्री मतलब ये हुआ कि ये जरूर रेफ्रिजरेटर है, ये ऐसी नहीं है। इतना लो टेम्परेचर एप्लीकेशन तो रेफ्रिजरेशन का ही होता है। तो H1 माइनस H4 जो है वो चेंज इन एंथैल्पी जो है वो हमें यहाँ चार्ट से मिल जाएगा। तो चार्ट हम देखना जानते हैं। और QE हमें कहां से मिलेगा कि हम कितना टन का एसी लगा रहे हैं, और कितना टन का एसी कहां से मिलेगा कि इस जो कमरा है उसका एरिया क्या है, एरिया ये तो हम लोगों को क्लियर है। और जब हमें QE पता है और H1 H4 पता है तो हमें मास फ्लो रेट निकल जाएगा। ये स्टोरी हो चुकी। अब इसके आगे जो हमें फायदा है कि मास फ्लो रेट जब आपको निकल गया तो वर्क ऑफ कंप्रेशन का भी फॉर्मूला हमें पता है कि कंप्रेसर कितना वर्क खाएगा। मैं बिजली नहीं बोल रहा हूं, बिजली अलग चीज है और वर्क ऑफ कंप्रेशन अलग है। मैकेनिकल आप बीच में हाँ ना बोलिए, ठीक है, कभी कभी बोलना ठीक है, हर वक्त मत बोलिए, और लोगों को भी मौका दीजिए। मैं ये कह रहा हूं
वर्क ऑफ कंप्रेशन जो है वो क्या होगा, मास फॉर रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट सेम, ठीक है, इनटू H2 माइनस H1 होगा। देखिए कंप्रेशन कहां से कहां हुआ, 1 से लेके 2 तक किया ना, तो हम क्या लिखेंगे, मास वर्क और डन बाय द कंप्रेसर इज इक्वल टू मास रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू H2 माइनस H1। तो अब आप लोग सभी लोग अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, ये अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड क्यों बोलो, अगर ये वर्क नहीं करेंगे तो ये QE अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कि जब तक ये कंप्रेसर नहीं चलेगा, ये प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर का डिफरेंस, मतलब ये कंडेंसर अगर प्रेशर ये है तो इवेपोरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर में फर्क, प्रेशर डिफरेंशियल लाने वाला कौन है, ये फर्क लाने वाला कौन है, कंप्रेसर। कंप्रेसर चलता है, जब यूनिट चुप रहती है तो सब चीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, मगर जब कंप्रेसर चलने लगता है तो कंप्रेसर ऊपर वाला पॉइंट को PC तक पहुंचाता है और नीचे वाले पॉइंट को PE तक घटाता है। तो जैसे कंप्रेसर ऑन होता है तो थोड़ी देर के बाद प्रेशर डिफरेंशियल बनना शुरू होता है, कंडेंसर पेपर बनना शुरू हो जाएगा और इवेपोरेटर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, और ऐसा ऐसा करके जो सेट प्रेशर है, मतलब सेट प्रेशर मतलब PE और PC प्रेशर है, वो एग्जैक्टली मेंटेन हो जाता है। जो AC के लोग प्रेशर गेज लगा करके चेक कर लेते हैं कि कंडेंसर में प्रेशर कितना आ रहा है और इवेपोरेटर में प्रेशर कितना आ रहा है, ये आपके लैब में भी हम प्रेशर गेज जो लगा हुआ है उससे देख करके बता सकते हैं कि इस समय यूनिट चलने पे कैसे कैसे प्रेशर कंडेंसर का बढ़ रहा है और इवेपोरेटर प्रेशर घट रहा है। जब आप यूनिट ऑन करेंगे, तो जब यूनिट ऑन नहीं करेंगे तो उस समय प्रेशर इवेपोरेटर का और कंडेंसर का सेम रहेगा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन का होगा। यहां तक किसी को कोई सवाल है? सर मुझे एक चीज, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए इसे सर। अरे यार ये रिपीट कर दिए, सबसे आसान है तनवीर साहब। तनवीर साहब नो सर मुझे एक चीज रिपीट कर दीजिए, ये आपका बड़ा पेटेंट जुमला है, आप ही बोल रहे थे ना। जी सर। देखिए रिपीट कर दीजिए, बहुत आसान है। अब उसमें आधा घंटा अगर मैं बोल रहा हूँ रिपीट कर दूं तो ये पूरा मैं कहानी नहीं दोहरा सकता। आपको सॉरी सर, समझना है, जहां नहीं समझ में आए, जब मैं बोल रहा होता ना, जब मैं बोल रहा होता हूं उस वक्त आपको बोलना सर ये क्या बोले, तो मैं वो वाली बात को रिपीट कर दूंगा। मगर अगर आप पूरी बात बोलेंगे रिपीट करने के लिए तो एक आध बार मैं सुन सकता हूं, है ना। ये जो तरीका है ना आपका, वो थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा और जहां नहीं समझ में वही रोक देना हमको। ओके सर। आप समझ तो समझ में आ रही है ना आपको, पूरा बोलना बहुत मुश्किल है बेटे। सर प्लीज एक बार ये सर एक बार ये जो आपने जो बोला, जो गेज लगा के जो हम जो मेजर कर लेते हैं उसको, वो वाला पार्ट पर रिपीट कर दीजिए। हाँ नहीं ये ठीक है, अभी आपकी बात अच्छी लगी मुझे। आप मेरी दुश्वारी भी समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक यूनिट है, नहीं कोई बात नहीं तनवीर, ये सब होता रहता है, ये टीचर और स्टूडेंट में तो बातचीत होगी ना। हमने जब यूनिट खरीद के लगाया और बिजली से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने बिजली से, अभी हमने स्विच ऑन नहीं किया, तो हमारा कंडेंसर मान लीजिए कि बाहर है और इवेपोरेटर अंदर लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे प्रेशर गेज लगा दें, प्रेशर गेज जानते हैं ना, जिसके अंदर में इंडिकेट होता रहता है कि प्रेशर कितना है, जो चीजें इसके अंदर में है उसका प्रेशर गेज हमने लगा दिया, प्रेशर की वैल्यू आती रहती है। तो क्या होगा, कंडेंसर के अंदर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाएगा और इवेपोरेटर प्रेशर में भी आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन दिखाएगा जब आप यूनिट को ऑन नहीं करेंगे। तो क्लियर है तनवीर साहब? यस सर। ठीक है, यस सर। मगर जब आप यूनिट को चलाना शुरू करेंगे, मतलब ये कि यहाँ भी जो रखा कंप्रेसर है जिसको मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करवाता हूं, तो जब आप यूनिट को चलाना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि जब आपने स्विच ऑन कर दिया, जैसे ही स्विच ऑन कर दिया तो क्या होगा, कंप्रेसर ऑन करने के लिए अभी आपने बोला, हालांकि कंप्रेसर फौरन ऑन नहीं होता है, ठीक है, वो अलग कहानी है। मगर अगर हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो कंप्रेसर किस लिए होता है? कंप्रेसर होता है प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो कंप्रेसर आउटलेट पे प्रेशर बनना शुरू होगा, एकदम फौरन कंडेंसर प्रेशर पे थोड़ी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों, देखिए यहाँ पे दोनों शुरू करते समय यही प्रेशर होगा सबका, मगर आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेसर क्या होगा, इधर का प्रेशर बढ़ाएगा
मतलब कंडेंसर के एरिया का प्रेशर बढ़ाना शुरू करेगा और एवापोरेटर के एरिया के प्रेशर को घटाना शुरू करेगा। एक आउटलेट पे बढ़ाएगा और इनलेट पे घटाएगा। कंप्रेसर जो है प्रेशर घटाता भी है। इनलेट पे अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई चीज है और इसको मैं कंप्रेसर के इनलेट से ऐड कर दूं, मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर में गैस भरी है और हमने कंप्रेसर के इनलेट से इसको अटैच कर दिया। जब इनलेट से अटैच करेंगे तो इसका मतलब कंप्रेसर प्रेशर बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। जो इनलेट पे होगा उससे चूसेगा अंदर, चूसने का मतलब सक करेगा अंदर। सक करने का मतलब हुआ कि वो इस वाले एरिया में जो भी इक्विपमेंट जो उसके इनलेट पे लगा हुआ है, जिसको सक्शन बोलते हैं, सक्शन पे प्रेशर को घटाएगा, अंदर सक करेगा और बाहर फेंकेगा। और अगर कोई डब्बा अटैच उसके साथ अटैच है तो उसके प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ये कंडेंसर है और ये एवापोरेटर है। तो इसका मतलब कंप्रेसर जब चलेगा तो इधर वाले एरिया 1 के प्रेशर को घटाएगा और 2 के प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ये 1 और 2 जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, शुरू में दोनों यहीं पे होंगे, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता 1 ऐसे ऐसे करते करते नीचे घटेगा और आहिस्ता आहिस्ता 2 ऊपर करते करते ऊपर बढ़ेगा। और थोड़ी देर के बाद जब कंप्रेसर चलता जाएगा तो हमारे पास यूनिट जो है अपने रिक्वायर्ड सेट प्रेशर पे 1 पे आ जाएगी और रिक्वायर्ड सेट प्रेशर 2 पे आ जाएगी ग्रेजुअली। इसका मतलब थोड़ी देर के बाद एसी जो है वो अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करने लगेगा और बाहर से हीट को देने लग जाएगा। ये फौरन नहीं शुरू करेगा, आहिस्ता आहिस्ता करेगा। इज इट क्लियर? क्या सर, क्लियर है। ठीक है यार, ये पता नहीं कौन सा विंडो खुल गया। ठीक है भाई, क्लियर है, मुझे लगता है कुछ लोगों को क्लियर है। ठीक है, यस सर, आप क्लियर हो गए थे, शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं बेटा। और किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, मैं आपका टीचर हूँ, बोलिए। सर 3 से जो 4 प्रोसेस हो रही है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, उस दरमियान सर जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा सर? आइसोथर्मल प्रोसेस भी हो सकते हैं सर वो? नहीं, देखिए 3 का टेम्परेचर बहुत हाई है और 4 का टेम्परेचर बहुत लो है। तो सर अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस हो रहे हैं सर, तो इसके साथ साथ सर फिर फेज भी चेंजेस हो रहे हैं, ये दोनों एक साथ सर कैसे हो रहा है सर? क्योंकि जब हम देखते हैं सर डोम में, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डोम का जो लाइन है वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, और जब हम उस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से नीचे आते हैं 3 to 4 आते हैं, तो वो सर जो डोम है वो डोम के अंदर रीजन चला जाता है जो कि वेट रीजन है। तो इस हिसाब से तो हम ये भी कह सकते हैं सर कि यहाँ पे फेज के चेंजेस भी हो रहे हैं सर, और साथ साथ पर अगर टेम्परेचर भी चेंजेस हो रहे हैं 100% हो रहे हैं। तो सर यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंजेस हो रहे हैं और फेज भी चेंजेस हो रहे हैं, तो सर ये कैसे हो रहा है सर? देखिए ऐसा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर चेंज करते हैं ना, वैसे वैसे बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज होता है। देखिए टेम्परेचर और बॉइलिंग टेम्परेचर में फर्क है। ओके सर। टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर, किसी चीज का टेम्परेचर वो अलग चीज है और किसी चीज का बॉइलिंग टेम्परेचर वो अलग चीज है। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 3 बॉइलिंग टेम्परेचर को दिखाता है और ये वाला भी टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर को दिखा रहा है। अगर ये मान लीजिए कि 30 डिग्री है, मान लीजिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपने लिया, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो सब्सटेंस नहीं है। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस विल हैव 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 30 टेम्परेचर होगा उसका, मगर उसका, एक मिनट, ये आवाज किसकी आ रही है ऐसी? 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर भी होगा और बॉइलिंग टेम्परेचर भी होगा। मतलब जब 2 से 3 ये प्रोसेस कंडेंसर में चलेगा तो इसका तापमान, देखिए यहां से लेकर यहां तक में इसका तापमान गिर रहा है, 2 से लेकर के यहां तक उसका तापमान गिर रहा है, क्योंकि ये सुपर हीटेड वेपर से आगे वाले, मतलब इस एरिया से आगे वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट पे सैचुरेशन आ गया, वेपर आ गया, तो 2 यहां पे अगर मैं ये कहूंगी पॉइंट नंबर ए है, ए और 3 का टेम्परेचर सेम होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लिक्विड से वेपर में। मगर 2 और ए से बात करें तो यहाँ तापमान बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा, आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये 30 डिग्री पे आएगा, जो 30 डिग्री यहाँ भी है। ए और 3 दोनों का टेम्परेचर 30 डिग्री पे होगा, टेम्परेचर द सब्सटेंस भी 30 डिग्री होगा और बॉइलिंग टेम्परेचर भी 30 डिग्री होगा। दोनों टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस भी 30 डिग्री होगा और बॉइलिंग टेम्परेचर भी 30 डिग्री होगा। ये बात क्लियर आ गई? अब मैं आगे बोल रहा हूं।
जैसे इसका प्रेशर घटेगा, मान लीजिए कि थोड़ा सा घटा, अगर ये थोड़ा सा भी प्रेशर घटेगा तो थोड़ा सा प्रेशर घटने से क्या होगा, अब इसका बॉइलिंग तापमान 30 डिग्री से घट के 25 डिग्री हो गया। देखिए बॉइलिंग तापमान भी चेंज हो, पॉइंट बॉइलिंग तापमान को शो करता है। ये सारे बॉइलिंग तापमान को शो कर रहे हैं, जो मैं पहली क्लासेस में एक्सप्लेन कर रहा था कि नॉर्मल तापमान और बॉइलिंग तापमान में फर्क क्या होता है। बॉइलिंग तापमान, बॉइलिंग टेम्परेचर आर द टेम्परेचर्स एट विच लिक्विड गेट स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू वेपर डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर। तो अगर हम ये कहें कि एक्सपेंशन वैल्व में थोड़ा सा प्रेशर घटा तो उसका बॉइलिंग तापमान भी बदला। अगर बॉइलिंग तापमान उसका घट गया है, बॉइलिंग तापमान उसका घट गया है, 28 डिग्री हो रहा है, 25 डिग्री हो चुका, तो क्या होगा, वो 25 डिग्री में 25 कौन सी एंथैल्पी, H3 और H4 रखने वाली एंथैल्पी, मतलब हीट कंटेंट। अगर एंथैल्पी को हमें सेम रखना है, उतनी एंथैल्पी 25 डिग्री पे लिक्विड रखने के लिए जरूरी नहीं है, उससे जरूरत से ज्यादा एंथैल्पी है। कितनी ज्यादा एंथैल्पी है, इतनी ज्यादा एंथैल्पी अब उसके पास हो गई, क्योंकि उसको लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड में रहने के लिए इतनी एंथैल्पी काफी थी, मगर अभी उसकी एंथैल्पी इतनी है, तो इतनी एंथैल्पी उसके पास जो ज्यादा है, वो एंथैल्पी यूज करके प्रेशर चेंज होने की वजह से लिक्विड वेपर स्टेट में भी कन्वर्ट होना रखेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे ये डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी बढ़ता रहेगा, और डिफरेंस एंथैल्पी बढ़ने का मतलब 3 to 4 इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, सो द एंथैल्पी remains same, but the enthalpy for the requirement of saturated liquid condition, 100% pure saturated liquid condition was बहुत पहले हो चुका था, मगर एंथैल्पी ज्यादा है। जितनी क्वांटिटी से एंथैल्पी ज्यादा रहेगी, उतनी क्वांटिटी ऑफ वेपर कन्वर्ट हो चुका होगा बगैर चेंज किए हुए टेम्परेचर को, बगैर चेंज किए हुए बॉइलिंग टेम्परेचर को। आपको समझ में आया? अभी भी कुछ ये सवाल है तो बोलिए, मैं डिस्कस करने को तैयार हूं। नहीं सर, गॉट इट। एनीबडी हु हैज गॉट एनी क्वेरी प्लीज। अलग अलग लोग के अलग अलग डायमेंशन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अगर मैं आपके किसी सवाल का भी जवाब दूं, अच्छा हो छोटा हो। सर, हाँ बोले बेटे बोल। सर यहाँ पे जो आप बता रहे हैं सर लाइन 3 to 4, तो सर यहाँ पे बेसिकली सर ये नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो मतलब चेंज हो जाएगा प्रेशर की वजह से, बट सर एक्चुअल लिक्विड का टेम्परेचर नहीं चेंज नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर मत बोलो, नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर कंडीशन में होता है। हाँ, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सॉरी सर। तो सर ये बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। बिल्कुल नहीं, मतलब जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज होगा और उसका प्रेशर चेंज होगा, तो उस सब्सटेंस का भी टेम्परेचर भी चेंज होना शुरू होगा। क्योंकि देखिए जब वो नीचे प्रेशर पे आएगा ना और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 25 डिग्री उसके लिए सफिशिएंट था। 25 डिग्री के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है? यस सर। तो प्रेशर घटने से इस एंथैल्पी पे उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सैचुरेटेड वेपर लिक्विड कंडीशन में था, मगर उसके पास वेपर कन्वर्ट, तो लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट में थोड़ा सा वेपर में कन्वर्ट कर लेगा, मगर अपने टेम्परेचर से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बॉइलिंग टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर घटेगा प्रेशर की वजह से, मगर टेम्परेचर घटेगा कि उसको एंथैल्पी मेंटेन करना है। हाँ, मतलब प्रेशर की वजह से बॉइलिंग टेम्परेचर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो। बिल्कुल क्लियर हूं, मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं और मैं बिल्कुल साफ सुथरी बातें करूंगा। मैं आपको बताऊं कि हो सकता है मे बी some teacher from very good institutions also may not be able to answer your questions where I will be able to answer you. Please tell me. और मैं बहुत सुकून से आपको बताने वाला हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बोले फरमाइए, बिल्कुल बेझिझक होकर बोले, बोलिए। सर मुझे एक चीज पूछना था सर। बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आप 0.3 को तो ग्राफ में यहाँ पर बता दे रहे हैं ड्राइंग में कि 0.3 है, एक्चुअल में अगर मैं अगर एसी लाता हूँ तो उसके अंदर ये 0.3 को मैं कैसे डिनोट करूंगा? इसके क्या कहते हैं इसको, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच वाली जो लाइन होगी, क्या मैं उस पूरे को 0.3 बताऊंगा और बोलूंगा कि यहाँ पर ये हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट है? नहीं सर, कंडेंसर 0.3 इज द आउटलेट ऑफ द कंडेंसर, जस्ट आउटलेट कंडेंसर। तो वहां सर लिक्विड रहेगी ना ये?
नहीं, वो डिपेंड करता है कि देखिए अभी जो मैंने आपको फिगर बनाया है वो 0.3 को मैंने सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन दिखाया है, मगर हो सकता है आगे सिलेबस बढ़ेगा तो 0.3 इधर उधर सरकना शुरू होगा। तो मैं अभी आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि लिक्विड ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। और सर ये पॉइंट कहीं भी भटक सकता है। और सर मैं अगर इसको जी बोलिए बोलिए। जी सर मैं ये कह रहा था, अगर मैं एसी को जैसे बंद कर देता हूँ तो हाँ। बंद करने के बाद वो वहां पर लिक्विड वहां पर हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेगी। मैं वहां जैसे मैं अगर कट करता हूँ या नहीं, एक बंद पिन करने होल पे करता हूँ, बंद आपने जैसे एसी बंद किया ना तो ये हीट डिसिपेशन शुरू होगा और प्रेशर डिफरेंशियल भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते। देखिए हर चीज चाहती है दुनिया के साथ रहना, और दुनिया में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो दुनिया में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में हर चीज दुनिया की चाहती है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पे ही रहें, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन ये सारी हीट को और सारी बदलाव को बर्दाश्त करती रहती है और कहती है तुमको हमारे साथ रहना है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वापस आएगा, आके रहेगा, और टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आके रहेगा। सब चीज एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बदल जाएगी अगर आप इसको बिजली का कनेक्शन हटा देंगे तो। बोले इज इट ओके? लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगी ना फिर तब तो? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका सबसे कौन सा है। अगर अमोनिया गैस होगी तो मुझे लगता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में नहीं रह पाएगी वो लिक्विड स्टेट, क्योंकि अमोनिया का एवेपोरेटिंग टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो -30 सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में मुझे शायद अंटार्कटिका के अंदर में किसी जगह हो, हमें नहीं मालूम, वहां ले जाएंगे तो हो सकता है लिक्विड स्टेट में दिख जाए। इंडिया में तो नहीं दिखेगा। ठीक है, बोलो। ठीक है सर। तो कोई मुझसे पूछेगा कि सर मैं एक चीज मैं पूछ रहा था, अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेंट एसी बंद करने के बाद आपका रेफ्रिजरेंट कहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, फिर उसका क्या कहते हैं फेज क्या है, तो मैं उसे सर यही बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं गैसेस फॉर्म में चले जाएंगे। अगर अमोनिया, देखिए एक तो सबसे पहले बोलिए कौन सी गैस है, ठीक है? तो आप बोलिएगा कि कौन सी गैस है सर। अगर देखिए अगर उसका उस गैस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर में नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अगर बराबर है, ठीक है, तो हो सकता है वो लिक्विड स्टेट में रह पाए। मगर अगर नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बहुत कम है तो वो लिक्विड नहीं, वेपर स्टेट में ही हमेशा रहेगा। कोई भी चीज अगर नॉर्मल स्थिति में उसका तापमान, इवेपोरेटिंग तापमान उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बहुत नीचे है, ऑब्वियसली वो वेपर स्टेट में होगा। वो डिपेंड करता है कि वो चीज कौन सी है। जैसे पानी है तो हो सकता है लिक्विड स्टेट में रहे, मगर अमोनिया है तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं रह पाएगा, वो वेपर स्टेट में ही रहेगा। ठीक है? Am I able to answer your question? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, जो सब्सटेंस है उसका नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है और नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर आज की स्थिति में उस शहर का क्या है, अगर वो उससे नीचे है तो वेपर स्टेट में रहेगा। ठीक है? नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर अगर कम होगा तो वेपर स्टेट में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े थोड़ा बहुत, इजाजत है? जी सर। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि जब हमारे पास इस मास फ्लो रेट अगर हमें मिल चुका है, जैसे कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर में, तो हम उस मास रेट को अगर यहां डालेंगे तो और हम H1 और H2 तो भी हम चार्ट से ले लेंगे, ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने लिया था चार्ट, लेट मी सी इफ आई कैन डू इट नाउ आल्सो।
अरे पानी एक गिलास दे दो यार, कोई पानी पहुंचा देगा प्लीज, पानी। मेरे गला सूख गया यार। अच्छा, मैं आप लोगों को ये चार्ट पे वो करके दिखा देता हूं। ओके, सो अगर हमारे पास ये टेम्परेचर था जो मैंने शायद दिया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट, एंड ये टेम्परेचर मुझे था शायद दिया था, तो माइनस वाला अगर लेके चलेंगे ठीक है, तो इस तरीके से हम एंट्रोपी वाला पॉइंट, अगर ये 1 है और ये 2 है, तो यहां से H2 ले लेंगे और यहां से H1 ले लेंगे, और मास रेट जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें H2 माइनस H1 अगर लगा लेंगे तो हमारे पास वर्क ऑफ कंप्रेशन आ जाएगा। आप लोग ये कर पाएंगे, इसमें किसी को कोई शक है? वर्क ऑफ कंप्रेशन कैलकुलेट कर पाएंगे? थैंक यू। यस सर। आवाज आ रही है? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। वर्क ऑफ कंप्रेशन निकाल पाएंगे आप लोग? जी सर, मास रेट पता होगा। हाँ, थैंक यू। जब हमारे पास हो गया तो हम लोग फिर ये काम करते हैं कि QC, अगर मैं आपसे कहूं कि आप हीट रिजेक्टेड निकालिए, तो हीट रिजेक्टेड हमेशा बाय कंडेंसर होगा, तो मास रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू H2 माइनस H3, ये होगा हीट रिजेक्टेड बाय कंडेंसर। यही होगा ना भाई? ठीक है, अच्छा। और अगर मैं कहूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसको कहते हैं? COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में लिख के दूं, कोएफिशिएंट, क्या है स्पेलिंग यार? हाँ, कोएफिशिएंट ऐसे लिखते हैं ना, कोएफिशिएंट। पता नहीं यार मेरी स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सही है सर। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो मैं पूरा लिखने में मेरी उंगली दर्द हो जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप निकालें, जिसको COP बोलते हैं, तो COP बराबर क्या होगा? COP बराबर होगा कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? ठंडक। तो हमें जो ठंडक चाहिए उसका नाम है QE, क्योंकि ठंडक तो एवेपोरेटर देता है। हमें क्या चाहिए डिवाइडेड बाई हमारा क्या खर्चा है, वो है WC। So COP actual will be equal to QE upon WC, जो कि ऑब्वियसली H1 माइनस, अभी जो हमने बनाया उस फिगर के हिसाब से H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1 होगा। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है? किसी को सवाल है तो बता दीजिए। एनी क्वेश्चन? सर ये COP जो होगा ये हमारे पूरे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कहलाएगा, ये किसी एक पर्टिकुलर हमारा जो कंपोनेंट उसका कहलाएगा? नहीं, ये जो आपने एयर कंडीशनिंग लगाया है उसका कहलाएगा, और क्या है? पूरे यूनिट का कहलाएगा सर ये? हाँ बिल्कुल, जो आपने अभी एंथैल्पी चार्ट पे एक कंडीशनिंग एयर कंडीशनर लगाया, चूज करके प्रेशर सेट किया, उसकी परफॉर्मेंस देगा ये डायरेक्टली सीधा। ओके सर, ठीक है। और जो ये जो सिस्टम है ये कौन सा कहलाता है? वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ये जो मैंने सिस्टम आप लोगों को बताया जिसके 4 कंपोनेंट हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेपर कंप्रेशन सिस्टम। लिख लीजिए ना कागज पे, वेपर कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेसर लगा हुआ है ना। मैं बार बार में पूछता हूं ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्यों बोलते हैं, तो आप बोलिएगा सर इसके अंदर में कंप्रेसर लगा हुआ है, सर इसके अंदर में कंप्रेसर लगा हुआ है जो कि वेपर को लेकर के कंप्रेस करता है और हमें ठंडक, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वेपरेशन साइकिल कौन सा होता है?
तो वेपर कंप्रेशन साइकिल में पूछूंगा तो बोलिएगा सर वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है ना, ये एवेपोरेटर हुआ, कंप्रेसर हुआ, ये कंडेंसर हुआ और ये एक्सपेंशन, ये जो साइकिल है इसी को तो वेपर कंप्रेशन साइकिल बोलते हैं। वेपर कंप्रेशन साइकिल बोले, मैं पूछूंगा अच्छा वेपर कंप्रेशन सिस्टम का आप स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? स्कीमेटिक डायग्राम, अरे स्कीमेटिक डायग्राम सर, ये रहा एवेपोरेटर, ये रहा कंप्रेसर और ये रहा कंडेंसर और ये रहा एक्सपेंशन वाल्व। तो इसको अगर हम सबको जोड़ देंगे और जोड़ करके अगर हम बनाएंगे तो ये जो सिस्टम बनेगा ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है। इसी को वेपर कंप्रेशन सिस्टम कहते हैं और उसमें डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है सर, तो मैं डायरेक्शन भी दे रहा हूं है। और ये रहा, और कंपोनेंट का नाम लिख दे रहा हूं, ये हो गया एवेपोरेटर सर, और ये हो गया कंप्रेसर, और ये हो गया कंडेंसर, और ये हो गया एक्सपेंशन वाल्व। अब ये ई और सी को पूरा अलग अलग कर दीजिएगा। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। उससे पहले मैंने आपको प्रोसेस डायग्राम, मतलब साइकिल डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी, साइकिल डायग्राम प्रेशर एंथैल्पी चार्ट पे बनेगा। स्कीमेटिक डायग्राम बनेगा जब मैं आपको कंपोनेंट पूछूंगा कि स्कीमेटिक डायग्राम बना के कंपोनेंट का नाम बताइए, तब आप इस तरह से बोलेंगे। किसी को कोई शक? कोई सवाल? सर मुझे पिछली क्लास का एक क्वेश्चन करना था सर, मैं बोलिए 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 क्लियर सर हुआ नहीं था पिछली बार। बोलिए बोलिए। सर पिछली बार आपने कहा था कि 120 स्क्वायर मीटर का अगर एरिया है तो वहां पर हम 1 TR का एसी यूज कर लेंगे। बिल्कुल आपने 120 मीटर स्क्वायर जी, तो ये तो सर आपने एक एरिया बताया, लेकिन एसी लगाएंगे तो वो उसके लिए तो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम की हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसकी हाइट भी हम लेंगे। तो अगर जी सर हाइट की वजह से तो ये टीआर चेंज हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का बहुत ही आसान सा जवाब है। ठीक है, और वो बटला हाउस में क्या होता है उसके बारे में मैं नहीं जानता मगर अगर अगर हमारे बटला हाउस में कुछ बिल्डर जो है ना ये सारी चीजें खराब कर देते हैं। तो अगर हमारे पास एक कमरा है, ठीक है, और एक कमरा हमारे पास ऐसे है और इस कमरे की ऊंचाई भी अगर मैं सोचने लग जाऊं कि ऊंचाई की भी बात करें हम, ये ऊंचाई तो 3 डायमेंशनल हो गया ना फिर तो, है ना वो, क्योंकि आप वॉल्यूम की बात करने लग गए हैं। तो अगर हम ऊंचाई की बात करें तो जो स्टैंडर्ड ऊंचाई है, स्टैंडर्ड ऊंचाई जो है 10.6 फीट है। स्टैंडर्ड ऊंचाई जो है जो पूरी दुनिया में मानी जाती है वो ऑलमोस्ट 10.6 फीट लेके चलते हैं। मतलब ये कि अगर जो मैंने आपको बोला है 120 स्क्वायर फीट, इसका मतलब अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि हाइट 10.6 फीट है। ठीक है, कम से कम भाई 10 फीट भी रहेगा तो भी चल जाएगा, तब तो और अच्छा है कि वॉल्यूम कम हो गया। मगर बटला हाउस वगैरह में कहीं कहीं मैंने देखा है कि अगर आप बेड पे खड़े हो जाए तो पंखा से सर टकरा जा सकता है। वहां पे 9 फीट भी ले लेते हैं, कहीं कहीं 9 फीट भी लेते हैं, तो 9 फीट का एरिया तो और वॉल्यूम कम हो गया। तो इसका मतलब एसी जो आप लगा रहे हैं वो ओवरलोड, मतलब बहुत ही मतलब आपने ज्यादा टनेज ले लिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड इज 10.5 फीट या 10.6 फीट जो इंटरनेशनली यूज होता है, 10.57 है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ 10.5 फीट की अगर हाइट है तो जो मैंने फॉर्मूला 140 स्क्वायर फीट वाला बोला, 120 स्क्वायर फीट वाला बोला, दोनों एप्लीकेबल होगा। आंसर का जवाब दे दिया मैंने आपको। यस सर, थैंक यू। ओके, और कोई सवाल? मतलब आप कोट कर सकते हैं, इस बात को बोल सकते हैं मेरी तरफ से, है ना, और मतलब सबकी तरफ से, ये दुनिया का एक फैक्ट है, इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो हम ये जानते हैं। जी बोलिए सर, आप इसमें अमोनिया की बात क्यों करते हैं सर? और भी जितने सारे वो रेफ्रिजरेंट है, जैसे SO2 है, CO2 है, वाटर, इसकी बात कम करते हैं। इससे क्या कुछ एडवांटेज दिखता है सर? बताएंगे सर इसके बारे में कुछ? नहीं करते हैं का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने और लोगों की बात करनी शुरू कहाँ की? अभी तो खाली नातिक इकबाल बोल रहे हैं और लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो नातिक इकबाल एक अमोनिया जैसे हैं, तो खाली क्लास में अमोनिया ही अमोनिया हो रहा है।
और किसी बात हो नहीं रही है, क्यों शहजाद? हैं? मुझे लग रहा है अमोनिया को भी हटाना पड़ेगा और नातिक इकबाल को भी हटा लेंगे साथ साथ, हम और किसी की भी बात करने लग जाएंगे। हैं? मैंने ऐसा नहीं है कि कोई अमोनिया से कर रखी है भाई, एक एग्जाम्पल ले करके तो चलना पड़ेगा ना। मैं 3-4 चार्ट को एक साथ खोल के रख दूंगा आपके सामने तो घबरा जाएंगे ना, हो सकता है कि 50 की जगह 25 लड़के आने लग जाएं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ना आपको गिरफ्त में लूंगा, समझ जाए। 4, 5, 6, 7, 8 चार्ट दूंगा, बोलूंगा भाई 8 चार्ट का कंपैरिजन बना के लेके आओ, फिर आप बोलेंगे सर ये असाइनमेंट तो बहुत है, बोलो। क्रिटिकल हो जाएगा था, तो कम्प्लेक्स हो जाएगा था, कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं जो लेके चल रहा हूँ वो इजाजत है? हाँ सर, सही है। ठीक है, चले। ऐसा नहीं है कि मैं अमोनिया के पीछे लगा हुआ हूँ, मगर मैंने एक एग्जाम्पल लेवल लिया है, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। मगर क्या है ना कि ढेर सारी इधर उधर की बातें करें, उससे अच्छा थोड़ा बहुत समझें और समझ जाएं। ये मेरा तरीका है, ये मेरा टीच करने का तरीका है। आई मे रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई एम, ठीक है। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है, उसकी सीओपी का रेंज जो दुनिया में पाया गया है वो 4 से लेकर के 6 है। उसकी वैल्यू 4 और 6 के बीच में आएगी। अगर आपकी वैल्यू 1.2 आ रही है या 0.8 आ रही है तो सॉल्व करने में या तो प्रॉब्लम हो गई है या एंथैल्पी लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई बहुत ही मनहूस किस्म का आपने रेफ्रिजरेंट ले रखा है, हैं? तो ये जो सीओपी है जो आपकी आ रही है वो इतनी करीब आ के रही है कि नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तो पकड़ के बैठ जाना है, 3.5 आ गई तो भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मगर जनरली जो रेंज है, जो प्रोडक्ट बाजार में बिकता है, उसमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम की सीओपी 4 और 6 के बीच में पाई जाती है, ठीक है। एफिशिएंसी जनरली 1 होती है, 100% होती है, मगर सीओपी जो है वो 1 से ऊपर होती है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू 1 से ऊपर हो सकती है, मगर एफिशिएंसी की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं होती, 1 ही रहती है या 1 से कम होती है। 1 मल्टीप्लाई बाई 100 जो है वो एफिशिएंसी कहलाता है। तो एफिशिएंसी जो है वो 1 से ऊपर नहीं हो पाती है, मगर सीओपी 1 से ऊपर हो सकती है, जैसा कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम मैंने आपको 4 से 6 के बीच में बता दिया। ठीक है भाई, क्लियर है? सीओपी निकाल देंगे ना आप लोग? चले, अब मैं आपको थोड़ा सा और हल्का सा, नातिक ने बोला तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, है ना। ऐसे गेम खेलते हैं तो पहला लेवल होता है और 5-6 लेवल पे आने के बाद फिर लगता है यार इसको डाउनलोड गलत किया था, बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अब इसमें पैसे ऐसे भी मांगने लग गया है और हेड आ रहे हैं। आजकल तो लोग गेम बहुत ज्यादा खेलते हैं ना, तो ऑफिस में भी लोग गेम खेलते रहते हैं। अभी देखिए शुभम श्रीवास्तव, शुभम जी। यस सर, यस सर। वेपर कंप्रेशन सिस्टम की सीओपी कितनी रेंज? सर हम जो बोलते हैं क्या कहते हैं 3.1, मतलब ऐसा हम जनरली इसको ISER में बोलते हैं, तो दैट इज नियर अबाउट 3.5। नहीं, ICCR की बात नहीं, मैंने वेपर कंप्रेशन सिस्टम की सीओपी उसका रेंज मैंने बोला है 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में होती है, ठीक है। ऐसे ही 4 और 6 के बीच, हैं? यही होती सर जो आप बता रहे हैं। नहीं, इससे कम भी कभी कभी हो जाती होगी, नहीं शुभम? सर एक्चुअली जनरली जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट। ओके, एक मिनट। वेपर कंप्रेशन सिस्टम की कैसे निकालते हैं ललित जी, बताइए। सर क्या पूछ रहे हैं सर, एक बार वेपर कंप्रेशन शुभम जी को बताएंगे और उसका फॉर्मूला क्या है? सर सीओपी सर वो सीओपी एक्चुअल हम निकालते हैं सर QE बटे WC से H1 माइनस H4 ऑब्लिक H2 माइनस H1 करके, और इसकी रेंज सर होती है 4 से 6। नहीं, मैंने एक और जुमला बोला था, मैंने कहा था सीओपी कहते हैं
सीओपी कहते हैं, जी आपने ऑफिस जाएगा सर कुछ कनेक्ट क्या कह रहे हैं सर? सीओपी कहते हैं, सीओपी अमाउंट ऑफ, अरे यार तुम अपना वीडियो ऑन करो यार ललित जी। सर करता हूँ। ललित जी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी सर, वीडियो ऑन हो गया सर। आवाज कहाँ से आ रही है यार इतनी सारी? अरे सर ये अच्छा सर, मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। अभी घर पे हो या कहीं बाहर हो? नहीं सर, घर पे ही नहीं हो ना? नहीं सर, घर पे ही। अच्छा, सीओपी सर आप ये कह रहा था कि मैं बताऊं ललित जी, अरे यार इसको थोड़ी देर के लिए रुकवा दो। मैं ये कह, जब तक मैं बात कर ले रहा हूं तब तक, तो सीओपी कहते हैं अमाउंट ऑफ कूलिंग। क्या क्या ललित जी? हाँ जी सर। सीओपी कहते हैं अमाउंट ऑफ कूलिंग डिवाइडेड बाय वर्क ऑफ कंप्रेसर। हाँ जी सर। हाँ, आपको ये बोलना होगा पहले। सीओपी इज अमाउंट ऑफ कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय इवेपोरेटर, amount of cooling provided by evaporator divided by work of compression done by compressor। हाँ जी हाँ जी। मतलब हमें फायदा क्या है? हमें फायदा है कूलिंग इफेक्ट से, और हमारा खर्चा क्या है? वर्क ऑफ कंप्रेशन से। तो फायदा डिवाइडेड बाय खर्चा। एसी और फ्रिज के अंदर में हमें फायदा क्या मिल रहा है? कूलिंग। और हमारा खर्चा क्या होता है? इनपुट, इलेक्ट्रिसिटी है ना? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। सही बात है। तो आउटपुट जो है वो कूलिंग इफेक्ट है, और इनपुट क्या है? इनपुट हमारा कंप्रेशन इफेक्ट है। मैं आपको फाइबर में ये पूछ सकता हूँ, वेपर कंप्रेशन सिस्टम का आउटपुट क्या होता है? तो क्या बोले सर? कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट सर। फायदा जो आउटपुट का मतलब फायदा। हाँ जी नहीं ललित जी, हाँ जी हाँ जी सर। आउटपुट यहाँ क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या है? बंदे से चाहिए क्या? हमें सर कूलिंग चाहिए मेनली। हाँ जी बस, तो हम बोलेंगे आउटपुट हमें चाहिए इससे ठंडक, है ना? और हमें खर्चा क्या करना पड़ रहा है? वर्क ऑफ कंप्रेशन, जो कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर जो काम है ना? हाँ जी। बिजली का खर्चा या पॉकेट का पैसा। मुझे तो लगता है सीओपी शुड बी कूलिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय पर्स में से कितना रुपया निकला, उसको भी सीओपी कह सकते हैं। वो सर फाइनेंशियल सीओपी हो जाएगी सर। हाँ जी। अभी ललित जी को हंसता हुआ देख के मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू ललित जी फॉर योर स्माइलिंग फेस। आई रियली लाइक यू बिकॉज यू आर वेरी गुड पर्सन। ठीक है ललित जी, द लाइकिंग फॉर योर patience and your support is always there with me. Okay, thank you very much. चले। So what I was saying is कि COP, ललित जी आप चाहें तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं प्लीज, ठीक है? So what I was saying is Shivam that coefficient performance of vapor compression system as calculated by on the pressure enthalpy chart using enthalpies and mass flow rate of refrigerant, we can find out, and there we will be seeing that the COP is coming mostly in the range from 4 to 6. ठीक है? अगर आप इलेक्ट्रिकल टर्म्स में और टर्म्स में बोलेंगे तो हो सकता है बदल जाए, जो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे शुभम जी। ठीक है? आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है? अब मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए इसको बोलना है। ओके, अब मैं थोड़ा सा हूं, ठीक है? और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप प्रेशर एंथैल्पी चार्ट को देखेंगे, ठीक है, तो प्रेशर चार्ट पे अगर मैं देखूं, एक लाइन ऐसे बना, ये वाली लाइन देख रहे हैं, ऐसे ये जानते क्या है? ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, इसका मतलब ये T1 है। अब मैं T2 बना रहा हूं, ठीक है?
ये T2 है। मतलब इस लाइन पे अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है, अगर इस पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो यहां भी 30 होगा, 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 सब जगह पे 30 ही होगा, यहां भी 30, सब जगह 30 होगा, सब जगह पे 30 होगा। अगर यहां पे 20 है तो इस पूरे लाइन पे टेम्परेचर 20 ही होगा और यहां पे 30 ही होगा। अगर यहां पे मान लीजिए कि T3 मैंने बनाया, तो T3 टर्मिनल नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये T3 अगर बनाया, अभी मैं आज T3 टर्मिनल से आ रहा हूं अपनी टिकट लेके, इसीलिए बोल रहा हूं। तो ये T3 अगर मान लीजिए कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो यहां पे भी -10 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ये क्यों बोल रहा हूं? ये सारी लाइनें, यहां तक किसी को कोई बात बोलनी है तो बोलिए, आई एम रेडी टू हियर अबाउट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन? देखिए ये प्रेशर है, ये प्रेशर है ना, मगर अभी मैंने ग्रीन लाइन बनाई है वो सारी की सारी टेम्परेचर लाइंस हैं। Am I audible to you? Everybody is listening? यस यस सर। यस सर। क्या है? Yes, sir. किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है? क्लियर है बिल्कुल? सर आप कह रहे हैं ये जो भी आपने T3 T2 T1 बनाया आपने वर्टिकल, हाँ। तो ये पूरी लाइन ऊपर से नीचे तक क्या कहते हैं, कांस्टेंट है क्या? पूरे लाइन पे टेम्परेचर सेम रहेगा। कांस्टेंट सर टेम्परेचर ये लाइन। आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा फिर? आइसोथर्मल प्रोसेस। इस लाइन को अगर आप प्रोसेस लेके चलेंगे तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, मगर उसके लिए अगर आप मान लीजिए T1 को लेंगे, उसका प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जाते जाते प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ से बोलिए सर प्रेशर इंथैल्पी डायग्राम है सर, उस पे शो करता है सर ये? प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम ही तो है ही है। अगर आप इसमें एंथैल्पी सेम रखेंगे तो प्रेशर को घटाएंगे तो ये ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद सेम प्रेशर पे एंथैल्पी बढ़ाते रहेंगे तो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर सेम रहेगा, सिर्फ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर और एंथैल्पी बढ़ाएंगे और प्रेशर को घटाते जाएंगे, टेम्परेचर सेम रहेगा, 30 रहेगा, यहाँ भी 30 रहेगा, यहाँ भी 30 रहेगा, यहाँ भी। इस पूरे लाइन पे टेम्परेचर सेम रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, ठीक है। देखिए ऐसा है, जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम उसके चार्ट से मोहब्बत करते हैं, उसके चार्ट को अच्छी तरह जानते हैं, उससे दोस्ती होती है और उससे हम उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। मतलब जिससे मुलाकात होती है उसके बारे में फिर हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तभी हम उसके बारे में आगे उसकी एक एक बात को समझ सकते हैं। तो ये चार्ट उसी किस्म की चीज है, जब तक आप उसके पास नहीं बैठेंगे, सोचेंगे नहीं यार ये लाइन कैसे जा रहा है, तब आपको उसमें समझ में आने लगेगा कि वो कैसे रहा था इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैंने ये बोला कि सब कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और वो मैं एग्जांपल ये वाली लाइन से ले रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रेशर P1 है, ठीक है, ठीक है, ये प्रेशर P1 है। तो इस प्रेशर P1 में ये वाला पॉइंट का टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री। -10 डिग्री। -10 डिग्री। मगर अगर हम यहां पे आएंगे तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन और ढेर सारी होती तो इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में क्या फर्क होगा? ये वाला पॉइंट अगर A है तो ये वाला पॉइंट B में क्या फर्क होगा? B तक आते आते क्या हुआ? टेम्परेचर प्रेशर P1 है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज गर्मी देने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सर टेम्परेचर और इंथैल्पी दोनों बढ़ रहा है। नहीं, ये मत बोलिए, मैं कह रहा हूं एंथैल्पी या गर्मी देने से तापमान बढ़ रहा है। ओके सर। ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। एंथैल्पी देने से, या एंथैल्पी का मतलब गर्मी, एनर्जी, गर्मी देने से इसका तापमान बढ़ रहा है और इसी सेम प्रेशर पे इसका तापमान -10 से बढ़ के शायद 10 डिग्री हो गया और बॉइलिंग टेम्परेचर है। इसका मतलब ये अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे बढ़ के आ गया, इसका तापमान बढ़ गया। अब हमने इसको और एंथैल्पी दिया तो इसका तापमान नहीं बढ़ा,
इसका तापमान इस लाइन पे तो कांस्टेंट होगा, इस लाइन पूरे सब जगह लाइन पे कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, क्योंकि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो पॉइंट सी और पॉइंट बी का तापमान सेम रहेगा। ठीक है, आज मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि पॉइंट डी क्या है, फिर सी से डी कौन सा प्रोसेस है? सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग सर सुपर हीटिंग का प्रोसेस हो जाएगा, सुपर हीटेड आएगा। मतलब ये हुआ, सुपर हीट किसको बोलते हैं? सर जब बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन में पूछूंगा, व्हाट इज सुपर हीटेड वेपर? व्हाट इज मेंट बाय सुपर हीटेड वेपर, बताइए। बताएगा सर मैं हाँ प्लीज, एनीबॉडी कैन। हाँ सर स्टीम बन जाएगा तो स्टीम। सर जब बताएं, क्या कहते हैं किसी भी वेपर के साथ जब उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सर गर्म करेंगे, जो भी टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड सर सुपर हीटिंग प्रोसेस, एंड जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका सुपर हीटेड वैल्यू होगा। कौन बोला? सर शुभम। अच्छा, शुभम श्रीवास्तव बोला। हाँ, उसको सुपर हीटेड, बिल्कुल शुभम का जवाब 100% सही है। ठीक है, क्या है सर जवाब? क्या है कि अगर हम किसी भी चीज को उसके बॉइलिंग तापमान पे पहुंचाएं और उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, बी से लेकर सी तक हमने उसको वेपर में पूरा कन्वर्ट कर दिया, सी पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ? वेपर में कन्वर्ट हो चुका है ये। जब भैया वेपर में कन्वर्ट हो गया, अभी तुम और गर्मी दे रहे हो, तो उसके पास, बेचारे के पास चारा नहीं है, वेपर स्थिति में वो अपने तापमान को और बढ़ाएगा। जितने तापमान से वो अपने आप को वेपर, बॉइलिंग टेम्परेचर पे, वेपर पे पहुंच जाने के बाद अगर तापमान बढ़ाता है, वो उस बढ़े हुए तापमान की वजह से उसको कहते हैं ये वेपर अपने बॉइलिंग तापमान पे नहीं है, ये वेपर अपने बॉइलिंग तापमान से बढ़े हुए तापमान पे है। ऐसे वेपर को जो अपने बॉइलिंग तापमान से बढ़े हुए तापमान पे होता है, उस वेपर को हम सुपर हीटेड वेपर कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं? यस सर, एक बार और। हाँ, ऐसा वेपर जो अपने वेपर कंडीशन में जो बॉइलिंग तापमान है, मतलब सी, वेपर कंडीशन में आ जाने के बाद, मतलब बॉइलिंग तापमान में वेपर कंडीशन में आ जाने के बाद अगर उसको और गर्मी दी जाए, तो ऐसा वेपर बॉइलिंग तापमान पे होते हुए वेपर कंडीशन में पूरी तरीके से बजाने के बाद अगर हीट मिलेगा, तो वो अपने तापमान को बढ़ाएगा। ठीक है, जब अगर बढ़ाएगा तो ऐसे वेपर को जो अपने बॉइलिंग तापमान से बढ़े हुए तापमान पे होगा, वैसे वेपर को हम सुपर हीटेड वेपर बोलेंगे। इज इट क्लियर? यहां पे फिर से रिपीट करूं सर, ऐसे कह सकते हैं सर कि जैसे ड्राइनेस फ्रैक्शन अटेन 1 करने के बाद जब उसको हम एंथैल्पी ज्यादा देंगे, तो जाके जो वेपर होगा वो सुपर हीटेड वेपर होगा। नहीं, अगर उसका तापमान बढ़ेगा, तापमान के बढ़ने की बात बोलना जरूरी है। ओके सर। बॉइलिंग तापमान से तापमान बढ़ा, उसको हम सुपर हीटेड वेपर कहेंगे। क्योंकि मेरे पास एक और भी टर्म है, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट। डिग्री ऑफ सुपर हीट, डिग्री ऑफ सुपर हीट। व्हाट इज डिग्री ऑफ सुपर हीट? डिग्री ऑफ सुपर हीट इज द टेम्परेचर डिफरेंशियल, by which the temperature has got raised above the boiling vapor temperature. तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि इसका मान लीजिए कि टेम्परेचर यहां पे, ये मान लीजिए कि 0, ये मान लीजिए ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये सी का टेम्परेचर भी क्या होगा? 0 डिग्री। मगर सी से 0 डिग्री पे है, सो सी से डी अगर पहुंच गया, एंथैल्पी अगर उसकी बढ़ाई हमने, और क्या हुआ कि 0 डिग्री से बढ़ के ये कितने डिग्री तापमान पे आ गया? देखिए टेम्परेचर लाइन 20 वाली आ रही है ना, यहाँ पर कट कर रही है, तो इसका तापमान कितना हो गया डी पे?
डी पे इसका तापमान 20 डिग्री है और ई पे इसका तापमान कितना है, 30 डिग्री है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन जो ऊपर से आ रही होती है ना, वहां से सुपर हीटेड वेपर का हमें टेम्परेचर मिल जाता है। तो सुपर हीटेड वेपर का टेम्परेचर जो हमें मिला माइनस बॉइलिंग टेम्परेचर उस वेपर का हम करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम डिग्री ऑफ सुपर हीट कहेंगे। वेपर को सुपर हीटेड वेपर कहेंगे, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को डिग्री ऑफ सुपर हीट कहेंगे। क्लियर है? डिग्री ऑफ सुपर हीट एक बार फिर से बता दीजिए। अरे यार, हमने एक कंटेनर लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, और हमने इसमें लिक्विड लिया, लिक्विड को हमने गर्म करना शुरू, ठीक है, हमने हीट देना शुरू किया। जब हमने हीट दिया तो लिक्विड जो है वो वेपर में बदल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका पहले तो लिक्विड गर्म होगा, जहां पे देखिए ए से लेकर के बी भी आएगा, लिक्विड का तापमान बढ़ेगा। जब बॉइलिंग तापमान आ जाएगा, बॉइलिंग तापमान आ जाने के बाद क्या होगा, लेटेंट हीट लेगा, और लेटेंट हीट लेने के बाद क्या होगा, लिक्विड वेपर में बदलेगा। लिक्विड किस में बदलेगा, वेपर में बदलेगा, मतलब बी से कंडीशन सी में जाएगी। देखिए ये लिक्विड है और ये वेपर है, तो लिक्विड से वेपर में बदलेगा, हीट को लेता जाएगा और बी से सी में कन्वर्ट होगा ये लिक्विड। तो ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए अभी इसकी कंडीशन सी हो गई, क्या हो गई, सी हो गई। ये बात क्लियर है? ये इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इस वेपर का टेम्परेचर क्या हो गया, टीसी। और टीसी क्या है, ये वाला पॉइंट। और टीसी का तापमान कितना मान लेते हैं हम लोग, बुढ़िया? यार मैं रियल क्यों नहीं लेके चल रहा हूं, मैं यहां पे ऐसा करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। सर आवाज नहीं आ रही इसमें। बस सर एग्जिट हो सर गया। लेफ्ट हो गया। कासिम आस मोहम्मद सर भी पूछ रहे थे, क्लास लेनी है क्या उनकी? अब तो 8 बजे से 3 सवा 8 बजे से ना। ले लो, क्या हो गया, ले लो। अटेंडेंस ले लो बीच की। जब सर बोलेंगे तब ना, भी चैट बॉक्स लॉक है। ओके ओके कर रहे हैं। भाई क्या हुआ? सर को कॉल कर लो।
अरे काशिफ जी, अच्छा डेवलप हो गया। अरे काशिफ में क्लास हो गई क्या? अभी सर एक एग्जिट हो गया यार वो। अटेंडेंस कॉल कर लो सर को। सर से एक बार फोन करके पूछ लो। भाई चैट बॉक्स लॉक है, अटेंडेंस ऐसे कैसे लगवा लो? अरे हाँ यार ये भी सीन है। मशीन डिजाइनिंग की क्लास छोड़ दो यार आज, ऐसे भी 8:30 बज गया। अरे वो भी क्लास हो रही है, दो तुमने ज्वाइन किया क्या नातिक? वही तो अब थोड़ी नहीं यार, वो सर को मना कर दो ना यार, 8:30 बज गया, आधे घंटे में क्या होगा सर? फिर सर भी ज्वाइन करवाएंगे कि हम लोग तो क्लास कोई फायदा होगा नहीं। मशीन डिजाइनिंग शहजादा क्लास को बहुत तो लोड है स्पॉट करवा आजकल, दो। बीएड भी कर रहा है लड़का, डीएड कर रहा है। क्या? बस शहजादा कहाँ चले गए? अरे कासिम भी चला गया कहाँ? बस शहजादा ढूंढ रहा है सर तुझे। कासिम कॉल कर रहा होगा सर को। फालतू बात मत करो, सर कभी भी आ सकते हैं तनवीर।
भाई क्या करना है, अटेंडेंस हो रही है नहीं हो रही, सब तो गायब हो गए। भाई कासिम से पूछ लो ना, कोई कासिम। किसने नाराज कर दिया सर को? पहले अरे अरे हैंग हो जाता है। नहीं, आज मोहम्मद सर से एक बार बात करोगे तुम? अरे यार छोड़ दो ना यार, आज सर का क्लास आज यार, ऐसे भी 40 हो रहे हैं यार। अरे भाई इस क्लास का अटेंडेंस का क्या होगा, इसका बात करो ना। अंडा चाव जितने लोग ज्वाइन किए उनकी स्क्रीनशॉट ले लो मेंबर्स में जाकर। अरे इजबुल्ला जी, अरे वो कासिम की बात हुई है शायद सर से, तो सर क्या वो कट गया, कनेक्शन वगैरह नहीं आ रहा है, तो क्लास खत्म हो गई। अटेंडेंस का क्लास खत्म है, अटेंडेंस का करीब वही जाने करीबी सर ही। कासिम लेता था वैसे, सर बोले थे ना उनको ही। तो कासिम सर से बात कर लेना, ये क्या अटेंडेंस का क्या करे सर? अरे सारे का लगा देंगे, टेंशन मत लो जाते। वैसे ही 41 रह गए हैं, फिर 8-10 चले गए होंगे, थोड़ा अटेंडेंस लग जाएगी। जो एक बार एग्जिट होएगा ना फिर दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर होस्ट ही चलेगा। तो कासिम, हाँ इसलिए कासिम वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा, जो भी एग्जिट होगा नहीं कर पाएगा। अभी आस मोहम्मद सर की बताओ क्या करना है, हमको क्या बोलना है? आज मोहम्मद सर का तो क्लास में देख रहा था करके, कोई नहीं है वहाँ पे। मना कर दिया सर। नहीं, अगर लेना है तो फोन करना पड़ेगा ना, वो कहते हैं हमें बता देना। आप क्या लेंगे ललित जी, अब तो इतना टाइम हो गया, 15 मिनट लेके क्या क्लास लेंगे? बोल देंगे कि सर ने लेट छोड़ा है मैं यहाँ पे। हाँ ललित जी आप कासिम से बात कीजिए, अटेंडेंस का क्या होगा ये बता दीजिए। हेलो हेलो तौकीर, सर, ये क्लास अभी खत्म हुई है सर, वो करीमी सर की, तो बताइए सर क्या आप तो रहने देते हैं सर, अगली बार ले लेंगे। आज पैकेज अपलोड किया है। अच्छा सर, अच्छा सर, क्या क्या स्टेप होंगे वो दिया है आज। ठीक है सर, देख लेना, काम कराएं। ठीक है सर, ओके सर, लगा देना भाई। अटेंडेंस सर देख लेता हूँ मैं, जो करीमी सर वाली क्लास वाले हैं वही वाले ले लेते हैं सर। अरे जो करीबी साहब को हमारे लगा दें। हाँ वही वाली लगा देंगे सर। हाँ, और एक ठीक सर, ठीक सर, ओके। ललित जी मेरा नहीं लगा था, ऐसा मत करना कि पीछे नहीं लगा तो मेरा इस बार भी ना लगा। अरे भाई मैं अभी स्क्रीनशॉट, जितने आदमी है ना स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, उसका वो अटेंडेंस लगा दिया जाएगा, और क्या है। कासिम करेगा अटेंडेंस, ले लीजिए, सही है। वैसे अटेंडेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है जामिया में, टेंशन मत लो। खाली तौकीर का मत लगाइएगा ललित जी, तौकीर ऑन करके चला जाता है। लगवा दूं? अबे मैं अटेंडेंस पे अच्छा अब एक काम करो, अब घर को जाओ, मशीन डिजाइन का उन्होंने जो मटेरियल डाल दिया है आस मोहम्मद साहब ने, उसको अच्छी तरह से पढ़ाई करो, उसके ऊपर अगली बार न्यूमेरिकल कराएंगे। मशीन डिजाइन नहीं, मशीन डायनामिक्स, मशीन डिजाइन तो स्वेप सर पढ़ा रहे हैं। असाइनमेंट भी दिया हुआ है। समझ गए, हम समझ गए। हल्का सा बात को ट्विस्ट कर लो हाँ वो समझो यार, ललित जी की बात को समझो यार, बेचारे फैमिली वाले आदमी हैं। दानिश मशीन डिजाइन भेजा सर ने, जो यार नाती की तरह इंटरेक्ट नहीं कर सकते हम। अतीक तुम तो असाइनमेंट भेज दो यार, व्हाट्सएप पे कर लियो तब। टॉम का जरा भेज दो, जो कैंप प्रोफाइल वाला करना था। कासिम भेजा ना यार। कहाँ भेजा? बनाना तो पड़ेगा खुद से तुमको दानिश। अरे वो सब एग्जाम टाइम में सब हो जाएगा, अरे जो बना लो, जो कासिम भेजा वही तो है। अतीक को क्या बोल रहे हो? जब जरूरत पड़ती है तो सब हो जाता है। अतीक तो समझ रहे हो ना, अरे ये मुफ्ती आदमी है भाई, अतीक अपने गया का आदमी है, देगा असाइनमेंट। और मैं तो लिख लेता हूँ, अरमान तो वही स्क्रीनशॉट करके लगा देता है। अरमान तो वही स्क्रीनशॉट करके लगा देता है। दानिश यहाँ क्षेत्रवाद वाली बात कहाँ से आ गई? अरे तुम भी आ गए, आइए, बिहार शरीफ भी आ ही गया है, सही है।
देखो भैया लॉकडाउन लगने वाला है, जो बचे हैं लॉकडाउन लगने वाला है, जल्दी जल्दी घर निकल जाओ, पहले बतला दे रहा हूँ, फ्री फोकट का मशवरा है। ए आरा वाला आदमी को भगाओ, आरा वाला आदमी यहाँ नहीं बोलेगा, एकदम चुप। जिसको जल्दी हो चला जाए।